गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का नेचुरल रिसोर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। नेचुरल कार्बन। तो कार्बन आपको पता है एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट। कार्बन इज एन एलिमेंट। और कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो कितना होता है? 6। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी Kl 2,4। तो ये जो 4 होती है ये इसकी वैलेंसी होती है। तो ये कैसी होती है? टेट्रा वैलेंट। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। तो गेन और लूज करना इसके लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन या तो किसी को देना या फिर किसी से लेना पॉसिबल नहीं होता है। या आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, जिसे हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी इनर्ट गैस अरेंजमेंट जो होता है उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। ठीक। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ द अर्थ। कार्बन जो होता है वो हमारे अर्थ पर अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। इट अकर इन द एलिमेंटल फॉर्म। ये एलिमेंटल फॉर्म में भी यहाँ पर हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। और ये एलिमेंटल फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसमें हम बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म की अगर हम बात करें, फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये होता है ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, ये 2 फॉर्म में यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है। या फिर ग्रेफाइट और डायमंड को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 2 एलोट्रॉप होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। आपको पता है जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो ये कुछ एक्सेप्शनल है हमारे पास। आपको पता है ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट है नॉन मेटल, बट ग्रेफाइट करता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, जो कि प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल की। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज अ नॉन मेटल। पर ये है क्या? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल केस हुआ। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करता है क्योंकि ग्रेफाइट का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के पास कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कार्बन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, ग्रेफाइट की हम बात करते हैं तो उसमें कार्बन जो होता है वो 3 दूसरे कार्बनों के साथ में अटैच होता है। ठीक है, 3 अदर्स कार्बन के साथ में अटैच होता है। अब इसका ये सिंगल जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये क्या हो गया? फ्री। ये क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। और डायमंड, डायमंड क्या है? डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें क्या होता है, ये 4 कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो यहाँ पे चारों जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ऑक्युपाइड है, कोई भी वैकेंट नहीं है। अगर जब वैकेंट नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं
नहीं बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन की वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन होते हैं। और एलोट्रोप की अगर डेफिनेशन हम बात करें, एलोट्रॉपी क्या होती है, तो एलोट्रॉपी में क्या होता है, एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट have arranged together to form a different structure। ठीक है, होता क्या है, कोई भी एटम ले लो, उसका एक एलिमेंट हमने ले लिया, तो उसको हम जोड़ते गए और जोड़ने के बाद क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हुए। बट जो उनकी फिजिकल स्टेट है और प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। फिजिकल स्टेट सेम हो सकती है, ठीक है, वैसे फिजिकल स्टेट में हमने क्या करा, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्या रहते हैं, एक तरह से दोनों की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड। दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। एक क्या है, डायमंड की बात करते हैं तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये लुब्रिकेंट वाली प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका अलग होता है। इसका आप बात करते हैं तो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर होता है, या फिर हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और ग्रेफाइट का कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक लेयर, और 2D स्ट्रक्चर भी हम इसे बोल सकते हैं। इट इज द कंबाइंड स्टेट। अब कार्बन जो होता है कंबाइंड स्टेट में भी आता है और फ्री स्टेट में भी आता है। जैसे कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट पर कार्बन की बात करें तो मीथेन। तो मीथेन क्या है यहाँ पर, कंबाइंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, कंबाइंड स्टेट। इसमें क्या होगा, कोई भी कार्बन एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जब जुड़ा होता है तो हमसे बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जैसे हम बात करें CO2, ठीक है, ये भी क्या है, कंबाइंड स्टेट में है। या फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर C2H5OH, ठीक है, ये भी सब क्या है, कंबाइंड स्टेट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। इन्होंने बोला इट इज फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स। अलग अलग मिनरल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट है। व्हाइल ऑल द लाइफ फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। जो भी हमारी लाइफ चल रही है वो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स पर ही चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी लिविंग थिंग हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इन सब के अंदर क्या है, कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, कार्बन के कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट है। द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल। जो एंडोस्केलेटन होते हैं या फिर एक्सोस्केलेटन होते हैं किसी भी एनिमल्स की हम बात करते हैं तो वो भी किससे होते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट से ही मिलकर बनते हैं, उसमें भी कार्बन कंपाउंड कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंस होती है। अब सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसे शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिसॉल्व इन वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने क्या करा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेकर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। These glucose molecules are either converted into other substance or used to provide energy। अभी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए सफिशिएंट होते हैं, और या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए। द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन किस लिए होता है, एनर्जी के लिए, जो लिविंग थिंग को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हम लोग को। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी यूज्ड। ऑक्सीजन या तो यूज होगी या फिर यूज नहीं होगी। कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बनाने के लिए। दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। अनदर प्रोसेस दैट एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कंबशन में क्या होता है, जब भी हम कोई भी फ्यूल को जलाते हैं, कोई कंबस्टिबल फ्यूल होता है तो उसे हम जलाते हैं तो उसकी हमें हीट या फिर लाइट एनर्जी लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक। In fact, the percentage of carbon dioxide at the atmosphere is said to have doubled since the Industrial Revolution, when human being started burning fossil fuel on a very large scale। अब ह्यूमन बीइंग ने क्या करा, बहुत ही लार्ज स्केल पर चीज़ों को बर्न करना स्टार्ट किया इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। तो उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल की इन्होंने बात करी है, कार्बन साइकिल की, तो उसमें क्या होता है CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्लांट उसके पास जाएगी, फिर ये कार्बोनेट इन वेपर्स वाटर्स की फॉर्म में चेंज होंगे, या फिर लाइम वाटर मिल्की में चेंज होंगे, या फिर कोल में चेंज होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स, ठीक, या फिर पेट्रोल, पेट्रोल भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है। फिर क्या होगा, ये रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन होने के बाद में ये फिर वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्लास एंड हैज द टेम्परेचर इनसाइड। अगर हम एक गिलास की बात करें, उसमें एक पौधा रखते हैं, तो पौधा रखने पे हम क्या देखते हैं कि सर्दियों के टाइम पर उसको हमें क्या करना है, कोल्ड से बचाना है, तो ठंडे चीज़ से बचाने के लिए हमने उसे गिलास में रखा और उस पर हीट की रेस पड़ी, तो क्या हुआ, वो अंदर से उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहेगा, अंदर से वो हॉट रहेगा। द फेनोमेना वाज यूज्ड टू क्रिएट एन एनक्लोजर वेयर ट्रॉपिकल प्लांट कुड बी केप्ट वार्म ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम में उसे हम क्या करते हैं, गिलास के अंदर रखते हैं, जिससे क्या होती है, हीट को ट्रैप कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसे गर्म रखता है। सच एनक्लोजर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस हैव आल्सो लेंट देयर नेम एज द एटमॉस्फेरिक फेनोमेना। सम गैसेस नहीं है एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस का इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत बुरी तरह से इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं गर्म होगा, हमारी अर्थ क्या होगी, गर्म होगी, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है और ओजोन लेयर। ये हमारे लास्ट टॉपिक बचे इस चैप्टर के। बाकी इतना बुक से रीड कीजिए, कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछिए। थैंक यू सो मच।